नमस्कार साथियों, अपनी यूनिवर्सिटी के इस अपने प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है तो एक बार बता दें, ताकि अपन आज जो स्कूल व्याख्याता है उसका जो फर्स्ट पेपर जीके वाला पार्ट है उसके अंदर अपन पॉलिटी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यूज हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि देखो, एक ईयर का एग्जाम होता है, जैसे 2022 का एग्जाम होता है, उसके अंदर अलग अलग कम से कम 4-5 पेपर होते हैं। लेकिन मैंने 2013 का, 2016 का, 2018 का और 2022 का एक एक पेपर लेके, मतलब कुल 4 पेपर लेके, और उसके अंदर इंडियन पॉलिटी के जो कि हर बार 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें वो 5-5 क्वेश्चनों का कलेक्शन लेके लगभग बने 20 एक क्वेश्चन हैं पॉलिटी के, वो देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं। ये आप सभी को मैं बार बार बोलता हूं कि किसी भी एग्जाम को अपन क्लियर करते हैं तो उसके लिए 2 उसूल होते हैं, 2 आधार स्तंभ होते हैं। और वो आधार स्तंभ क्या होते हैं? एक तो उसका सिलेबस जो कि अपना टू द पॉइंट होना चाहिए, और दूसरा उसका क्या होता है? पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से अपन को ट्रेंड का पता चलता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कई बार, जैसे बहुत सी बार पढ़ाते टाइम स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर इतना डीप में पूछेंगे इसको, या कई बार पूछते हैं कि सर इतना चल जाएगा। तो उस चीज़ का जवाब ये होता है कि अपन पीछे का एनालिसिस देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आने वाला जो ये सेशन है, लगभग अपना जो भी जितनी भी टाइम का होगा, उसके अंदर आपको पॉलिटी को लेके फर्स्ट ईयर के अंदर पूरा अप्रोच समझ में आ जाएगा। इस टाइप से अपन को पढ़ना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो सबसे बड़ा उसका आधार होता है। तो फटाफट आ जाओ और इस सेशन को अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दो, ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। करें शुरू? चलो करते हैं, फटाफट आ जाओ। देखें, स्कूल व्याख्याता शुरू करें। उसके साथ में मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि अपनी यूनिवर्सिटी है, उस टीम के द्वारा अभी एक परख मतलब परखो अपनी तैयारी, स्कूल व्याख्याता के लिए परखो अपनी तैयारी करके एक 14 तारीख को अपन एक ऑल राजस्थान लेवल पे मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट करवा रहे हैं, जिसके अंदर आपको स्कॉलरशिप भी रखी गई है 100% से लेके 90%, 50%, 20%, 10% तक स्कॉलरशिप रखी गई है। उसके साथ में आकर्षक उपहार भी रखे गए हैं। ये आप एग्जाम दोगे जिसके अंदर आपको जीके वाला पेपर, ज्योग्राफी का पेपर और हिंदी का पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा। इनके अंदर यदि फर्स्ट रैंक आती है आपको, तो आपको टैबलेट है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। सेकंड रैंक आती है तो आपको मोबाइल प्रोवाइड करवाया जाएगा, और थर्ड रैंक आती है तो आपको डिजिटल वॉच प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो ये आकर्षक उपहार भी प्राप्त कर सकते हो, स्कॉलरशिप भी प्राप्त कर सकते हो। ये एग्जाम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड में होगा। ऑफलाइन मोड वालों को ये इनाम दिया जाएगा, ऑनलाइन मोड वालों को ये इनाम नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन में तो आप चीटिंग कर सकते हो। तो ऑफलाइन वालों को ये इनाम दिया जाएगा। इसके लिए सेंटर रखे गए हैं अपने जयपुर। देखो, अपने टोटल 5-6 सेंटर रखे गए हैं, जिसमें जयपुर है, चौमू है, जोधपुर है, सीकर है, सूरतगढ़ है, उदयपुर है और बीकानेर है। इन जगह ये एग्जाम। बात करते हैं अपन पॉलिटी के क्वेश्चन है। 2013 का पेपर है। 2013 के पेपर में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था? पहला क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्वेश्चन है भारतीय संविधान की उद्देशिका। उद्देशिका मतलब प्रस्तावना, प्रियम्बल जो पहले दिया गया है। प्रियम्बल में किन किन शब्दों का प्रयोग किया गया है, कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया है, बताओ। देखें, एक बार मेरे को कमेंट करके बता दो कि कौन से शब्दों का प्रियम्बल के अंदर प्रयोग किया गया है। प्रियम्बल में कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया है? इसमें दिया इन्होंने लोग मतलब पीपल शब्द का प्रयोग किया है, नागरिकों मतलब सिटीजन्स का प्रयोग किया है, लोगों एवं नागरिकों दोनों का, न तो लोग और नई नागरिक। तो ये तो आप सभी को पता है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इन सभी नागरिकों को, तो नागरिक शब्द का भी प्रयोग किया गया है और लोग शब्द का भी प्रयोग किया गया है, दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है। भारत की उद्देशिका है, उसके अंदर लोग शब्द, लोग तो कैसे किया गया है? हम भारत के लोग। और नागरिक शब्द में, इसमें सब नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता उपलब्ध कराने के लिए, तो ये सब बातें को प्रयोग किया गया। तो इसमें लोग और नागरिक दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है। प्रस्तावना रट लेना, इसमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और मैंने बहुत बेहतर तरीके से आपको पहले करवाई भी थी, यूट्यूब पे देख सकते हो, वहां पे जाके इसको। तो दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसमें आ जाएगा क्या? सी आ जाएगा, इसमें सी आ जाएगा। ठीक है, आगे अपन क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसी विधायिका की अध्यक्षता उस निकाय के एक गैर सदस्य द्वारा की जाती है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेटिव बॉडीज इज प्रेसिडेड ओवर बाय द नॉन मेंबर ऑफ द बॉडी, मतलब जिस बॉडी का वो सदस्य नहीं है और उसके द्वारा उसकी अध्यक्षता की जाती है। तो आपको मैं एक चीज बताता हूं, चीज ये बताता हूं कि संसद होता है, संसद, ठीक है, एक सेकंड के लिए वेट करो आप। संसद के क्या होते हैं, 3 अंग होते हैं संसद के, ठीक है, संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं? एक तो होता है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा और एक होता है राष्ट्रपति, ठीक है। राज्यसभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? राज्यसभा के सभापति के द्वारा की जाती है, राज्यसभा के सभापति के द्वारा की जाती है इसकी अध्यक्षता, ठीक बात है। लोकसभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा के सदस्यों में से ही चुनाव करके लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, ठीक बात है। दिलीप सिंह शेखावत सी बता रहा है, हेमंत गहलोत सॉरी सर। तो लोकसभा अध्यक्ष है वो लोकसभा के सदस्यों में से चुना जाता है, तो लोकसभा तो नहीं होगा। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो इसमें क्या आ जाएगा? राज्यसभा आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा? राज्यसभा। लोकसभा गलत हो जाएगा, लोकसभा नहीं आएगा, राज्यसभा आ जाएगा। इसमें राज्य विधान परिषद और राज्य विधानसभा है, इनके जो अध्यक्ष होते हैं वो भी इसी में से चुने जाते हैं, लेकिन राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है या सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है और राज्यसभा में से चुना नहीं जाता है और राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। इसमें क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा इसमें। अब ये सब चीजों का देखो अपन को पूरा नॉलेज होना जरूरी है, उसके डीप की बातें हैं, पूरी की पूरी चीजें हैं, उनका पता होना जरूरी है, तभी अपन इन क्वेश्चनों को कर पाते हैं। आगे आता है राष्ट्रपति के आपात शक्तियों के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को इंगित कीजिए। इसमें से त्रुटिपूर्ण कथन कौन सा है? अनुच्छेद 352 के अधीन कोई आपात उद्घोषणा राष्ट्रपति ने तब तक नहीं करेगा जब तक संघ की मंत्रिपरिषद उसे ऐसी उद्घोषणा के लिखित में संसूचित न कर दे। बात तो ठीक है, लेकिन उन्होंने एक छोटी सी एक गड़बड़ी कर दी, और वो छोटी सी गड़बड़ी इतनी कर दी, वो छोटी सी गड़बड़ी इतनी कर दी कि पकड़ में आती नहीं है जनरली स्टूडेंट के। कैसे नहीं आती है? वो ऐसे नहीं आती है कि इसमें बोला मंत्री परिषद, मंत्री परिषद शब्द नहीं है, यहाँ पे मंत्रिमंडल शब्द है, मंत्रिमंडल शब्द है। और ये कब जोड़ा गया था ये मैं आपको चाहता हूं कि आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि ये मंत्रिमंडल शब्द है वो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा इसमें ऐड किया गया था। ये बात मेरे को आप ही कमेंट करके बताओगे। सर नेट जेआरएफ की ऑफलाइन हो रही है, जल्दी हो रही है, मत करो, जल्दी हो रही है। तो इसमें क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, इसमें ए आ जाएगा। मंत्री परिषद शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। कमेंट करके बताना। हालांकि मैं बता देता हूं 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंदर इस शब्द को जोड़ा गया था कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश होना अनिवार्य है इसमें। उसके बाद में आता है आगे आता है भारत एक गणराज्य है क्योंकि इंडिया इज ए रिपब्लिक बिकॉज। रिपब्लिक शब्द का बार बार प्रयोग किया गया है, गणराज्य शब्द का बार बार प्रयोग किया गया है। ये गणराज्य होता क्या है? लोग लोकतंत्र और गणराज्य दोनों को एक समझ लेते हैं। भाई सामान्य स्टूडेंट क्या सोचता है कि वही लोकतंत्र होता है वही गणराज्य होता है। गणतंत्रता दिवस हर साल मनाते हैं, लेकिन पता नहीं है कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस में अंतर क्या है। गणतंत्रता दिवस में इतना ही पता है कि इस दिन संविधान को लागू किया गया था। गणतंत्र का मतलब नहीं है। गणतंत्र का मतलब होता है, सिंपल सा मैं बार बार बताता हूं, गणतंत्र का मतलब होता है कि उस देश का राष्ट्राध्यक्ष, मतलब राष्ट्राध्यक्ष है वो निर्वाचित होता है, न कि वंशानुगत होता है। लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस बताऊं, जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन क्या है? एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन वो गणतांत्रिक देश नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो कौन होता है? महारानी होती है, और वो महारानी क्या होती है? वंशानुगत होती है, वो निर्वाचित नहीं होती। लेकिन इंडिया क्या है? लोकतांत्रिक देश भी है और गणतांत्रिक देश भी है। लोकतांत्रिक तो इस रूप में है कि यहाँ पे क्या है, इलेक्शन होते हैं, लोगों को ह्यूमन राइट दिए गए हैं। और गणतंत्र इस रूप में होता है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति है, वो वंशानुगत नहीं होता है, वो निर्वाचित होता है। तो गणतंत्र का मतलब क्या हो गया? राष्ट्राध्यक्ष है वो क्या होता है? निर्वाचित होता है, न कि वंशानुगत होता है। तो इसमें क्या आ गया? संसद द्विसदनात्मक नहीं, गलत है। राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, ये बात ठीक है, बी। तो इसमें बी आ जाएगा, इसमें बी आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है? संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है।
इसमें कंफ्यूज होता है सबसे बड़ा। एक तो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक होता है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक और सांवैधानिक, इसमें दोनों में कंफ्यूज होता है। दो प्रकार के निकाय होते हैं, कौन कौन से होते हैं देखो, एक तो होता है संवैधानिक निकाय, संवैधानिक, एक होता है सांविधिक। संवैधानिक और सांविधिक निकाय दोनों में क्या डिफरेंस है भाई? संवैधानिक निकाय का मतलब है जिसका संविधान में उल्लेख है, जिसका कहां पे है, संविधान में उल्लेख है, संविधान में उल्लेख है, संविधान में उल्लेख है जिसका। और सांविधिक निकाय का मतलब क्या हो गया, जिसका संविधान के अंदर उल्लेख नहीं है, संविधान में उल्लेख नहीं किया है, वो तो केवल क्या है, कानून बना के और उसको बॉडी बना दिया गया है। संविधान में उल्लेख, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 325-26 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। जैसे सीएजी है, उसका आर्टिकल 148 के अंदर उल्लेख किया गया है। यूपीएससी का उल्लेख सीधा सीधा संविधान के अंदर किया गया है। या महान्यायवादी है, उसका आर्टिकल संदर्भ में सीधा सीधा उल्लेख किया गया है। तो जो पोस्ट है, जो बॉडीज हैं जिनका संविधान के अंदर उल्लेख किया गया उनको संवैधानिक पोस्ट बोलेंगे, और जिन बॉडीज का संविधान के अंदर उल्लेख नहीं बोला है उसको सांविधिक बोलेंगे। जैसे एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, या बाद में राष्ट्रीय महिला आयोग, उसका संविधान के अंदर उल्लेख नहीं किया गया है। नीति आयोग, जिसका संविधान के अंदर उल्लेख नहीं किया गया है, वो सांविधिक बॉडी होंगी। अब आ जाओ, इसने बोला संवैधानिक निकाय नहीं है, कौन सा नहीं है बताओ, कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? संघ लोक सेवा आयोग, इसका तो उल्लेख किया गया है। भारत का निर्वाचन आयोग, इसका संविधान में उल्लेख किया गया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का संविधान में कहीं उल्लेख नहीं किया गया है, तो इसमें क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, उसका संविधान के अंदर उल्लेख किया गया है आर्टिकल 338 के अंदर। आगे आ जाओ, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित प्रधानमंत्री की कुछ कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है? भाई, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्पेसिफाइज सर्टेन ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन रिलेशन टू द प्रेसिडेंट? जो कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो प्रधानमंत्री है उसके कर्तव्य दर्शाता है राष्ट्रपति के प्रति? तो इसमें आर्टिकल 78 है, आर्टिकल 78 है, वो इस चीज को दर्शाता है। बताओ, देखें, बताओ क्या होगा इसमें। आर्टिकल 78 है, वो ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के द्वारा जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो प्रधानमंत्री का कर्तव्य बनता है कि वो राष्ट्रपति को उसके लिए सूचित करे, उनको वो इन्फॉर्म करे। ये उसका क्या होता है, ड्यूटीज है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज है। ये कई बार पूछ भी लिया जाता है कि उसका अधिकार है, संवैधानिक कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है, वो उसका एक तरह से क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, उसका कर्तव्य है। तो इसमें क्या आ जाएगा, 3 आर्टिकल, आर्टिकल 78, आर्टिकल 78 सी आ जाएगा इसमें। आगे चलते हैं, नीति आयोग क्या है? नीति आयोग क्या है? नीति आयोग किस तरह की बॉडी है? पहली बात तो बोला एक संवैधानिक निकाय है, संविधान में इसका कहीं पे भी उल्लेख नहीं किया गया है, तो ये संवैधानिक निकाय नहीं है। दूसरा बोल रहा है संसद द्वारा पारित कानून के अंतर्गत गठित है। संसद के द्वारा पारित कानून नहीं किया गया, इसके लिए संसद कानून बनाने के इसका गठन नहीं किया था। कार्यकारी आदेश द्वारा गठित, ये मंत्रिमंडल के द्वारा कार्यकारी आदेश जारी किया गया था। देखो, 3 प्रकार की बॉडी होती है, एक तो संसद के द्वारा कानून बनाने के गठन किया जाता है, एक संविधान में उसका उल्लेख होता है, और एक क्या होता है कि सीधा सीधा क्या कर दिया जाता है कि एक तरह से जो मंत्रिमंडल होता है उसके द्वारा घोषणा कर दी जाती है। तो मंत्रिमंडल के द्वारा घोषणा की गई है इसके लिए। आगे आ जाओ, संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता क्या नहीं है? विच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ ए गवर्नमेंट? कौन सा फीचर नहीं है? संसद की सर्वोच्चता, संसद की सर्वोच्चता संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है। कोई जरूरी नहीं हो संसद की सर्वोच्चता हो संसदीय शासन प्रणाली के अंदर। दोहरी कार्यपालिका नहीं, वास्तविक कार्यपालिका एक बहुल निकाय होता है। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, ये संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है। मंत्रिमंडल है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? संसद के प्रति उत्तरदायी होता है मंत्रिमंडल। द कैबिनेट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट जो उसके प्रति उत्तरदायी होता है उसको अपन संसदीय शासन प्रणाली कहते हैं। प्रशासनिक तटस्थता का अभिप्राय है। प्रशासनिक तटस्थता, तटस्थता का मतलब क्या हो गया? तटस्थता का मतलब हो गया कि ब्यूरोक्रेसी न्यूट्रलिटी इंप्लाइज, इसको अपन न्यूट्रलिटी भी बोल सकते हैं
या मतलब इसको ऑब्जेक्टिविटी भी बोल सकते हैं अपन इस चीज को, कि ये तटस्थता है वो किस चीज को दर्शाती है। ठीक है, तो प्रशासनिक तटस्थता है वो किस चीज को दर्शाती है उसके बारे में देखते हैं। देखो, प्रशासन का मतलब वो बीजेपी और कांग्रेस की तरफ उसका झुकाव नहीं होना चाहिए। उसके लिए तो सरकार के द्वारा, भाई बीजेपी की सरकार यदि उसको आदेश देगी तो वो उस हिसाब से काम करेंगे, कांग्रेस की सरकार उसको आदेश देगी तो कांग्रेस के हिसाब से काम करेंगे। वो क्या है, किसी पार्टी की तरफ उनका झुकाव नहीं होगा। ठीक है, प्रशासकों द्वारा किसी भी राजनीतिक दल के साथ संबंध नहीं रखना, बिल्कुल सही बात है। प्रशासकों द्वारा राजनीतिक मामलों पर सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त नहीं करना, यह भी सही बात है। प्रशासकों द्वारा सभी सामाजिक आर्थिक मामलों पर वस्तुनिष्ठ निर्णय लेना, यह भी सही बात है। प्रशासकों द्वारा मंत्रियों को सही सलाह देना। जो नीचे दिए कथनों में कूट के आधार पर इसको स्पष्ट करो कि कौन सा इसमें सही होगा। तो इसके अंदर क्या होगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड होगा। प्रशासकों द्वारा मंत्रियों को सही सलाह देना, ये तटस्थता को नहीं दर्शाता है। ऊपर वाले तीनों स्टेटमेंट हैं वो तटस्थता को दर्शाते हैं, वो बायस्डनेस नहीं होते हैं कि कांग्रेस बीजेपी इनमें नहीं चलना चाहिए। इनका तो सिंपल सा फंडा होना चाहिए कि हमें जो काम है वो हम ईमानदारी से बगैर किसी पार्टी की तरफ झुकाव किए हुए हमें डिसीजन लेने हैं। एक राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि हो सकती है, कितने टाइम तक हो सकती है अधिकतम अवधि 3 वर्ष तक हो सकती है। 3 वर्ष तक एक जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति शासन एक राज्य के अंदर अधिकतम 3 साल तक हो सकता है। भारतीय संविधान में अंगीकृत वेस्टमिनिस्टर मॉडल का संबंध है किससे है? वेस्टमिनिस्टर मॉडल का संसदीय प्रणाली से। अपन ने जो वेस्टमिनिस्टर मॉडल लिया है वो कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। और ये किसको दर्शाता है? संसदीय शासन प्रणाली है उसको दर्शाता है। भारत के अंदर संसदीय शासन प्रणाली है वो ब्रिटेन से ली गई है, जिसको वेस्टमिनिस्टर मॉडल के रूप में जाना जाता है। वे 3 आधार जिन पर संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपात उद्घोषणा की जा सकती है शामिल नहीं है की बात पूछ रहा है ये। आंतरिक अशांति के आधार पर आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति शासन या मतलब अपन प्रेसिडेंट रूल है, आपातकाल है, वो लागू नहीं कर सकते। ये कब हटा दिया गया था? ये 44वां संविधान संशोधन 1978 यहाँ पे दिया। युद्ध के आधार पे किया जा सकता है, बाह्य आक्रमण के आधार पे किया जा सकता है और सशस्त्र विद्रोह के आधार पे किया जाता है। पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस या आंतरिक अशांति के आधार पे किया जाता था, लेकिन बाद में 78वां ये आपका 44वां संविधान संशोधन है उसके द्वारा इसमें संशोधन कर दिया गया। संघ की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू, किसके प्रति कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है? ये इंपॉर्टेंट इस रूप में इसमें कंफ्यूज होता है आदमी। कैसे कंफ्यूज होता है? इसने बोला कि राष्ट्रपति के प्रति, ये तो चलो कट कर देता है। संसद के प्रति यहाँ पे कंफ्यूज होता है। लोकसभा अध्यक्ष के प्रति, लोकसभा के प्रति, और यहाँ पे जनता के प्रति भी बोल देते हैं। तो स्टूडेंट सोचता है यार जनता के प्रति होता होगा, लोगों के प्रति होगा, क्योंकि लोग ही उसको चुनकर भेजते हैं तो लोगों के प्रति होता होगा। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो होता है लोकसभा के प्रति होता है, संसद के प्रति भी नहीं होता है। इसमें बहुत कंफ्यूज होता है। इसमें क्या आ जाएगा? लोकसभा के प्रति ये उत्तरदायी होता है। इस चीज को आपको स्पेशली ध्यान रखना है। संसद में राजस्थान के कितने सदस्य चुने जाते हैं? संसद में राजस्थान के कितने सदस्य चुने जाते हैं बताओ? 25, 29, 35, 40। ये क्वेश्चन वो है कि जो जल्दबाजी में काम करते हैं ना, कि फटाफट आंसर देंगे हम तो एक चुटकियों के साथ में, वो व्यक्ति इसमें फंस जाते हैं। कैसे फंस जाते हैं? वो क्या करते हैं? वो करते हैं 25, ठीक है 25 करते हैं। 25 नहीं होगा, 25 तो केवल लोकसभा के हैं। इसने बात क्या पूछी? संसद में राजस्थान के कितने सदस्य चुने जाते हैं? लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मिला के पूछे हैं। वो कितने हैं? 35। दोनों के मिला के पूछे हैं, दोनों के मिला के कितने हो गए? 35। न्यायाधीशों की नियुक्ति की कोलेजियम प्रणाली का आरंभ किस वर्ष किया गया था? ये कोलेजियम सिस्टम क्या होता है? मतलब न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो एक कोलेजियम के माध्यम से होगी। और ये कोलेजियम क्या होता है? ये 4 अथवा उससे अधिक न्यायाधीश हैं, वो मिलकर सलाह देते हैं राष्ट्रपति को कि किसको न्यायाधीश बनाना है, किसको मुख्य न्यायाधीश बनाना है। और ये प्रणाली 1993 में शुरू की गई थी। ये 1993 में शुरू की गई थी। इसमें क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। 1993 में प्रारंभ की गई थी। एक नागरिक को मताधिकार का प्रयोग करने से अयोग्य मानने के आधारों का सही समूह है, चिन्हित कीजिए। एक व्यक्ति है, उसको वोटिंग राइट है। वोटिंग राइट वैसे तो देखो इंडिया के अंदर सभी नागरिकों को किस आर्टिकल के तहत दिया गया? आर्टिकल 326 के तहत दिया गया है।
जो 18 साल से ऊपर का है उसको सभी को वोट देने का राइट है। 18 साल उम्र कब की गई थी? 61वां संविधान संशोधन के द्वारा ये प्रावधान किया गया था। 61वां संविधान संशोधन के द्वारा ये प्रोविजन किया गया था। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा ये प्रोविजन किया गया था 1988 में कि 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी थी? वोटिंग राइट है वो 18 वर्ष कर दिया गया था। लेकिन इसके अंदर भी कुछ लोग हैं जिनको वोटिंग राइट प्रोवाइड नहीं किया गया है। वो कौन से लोग हैं जिनको वोटिंग राइट है वो प्रोवाइड नहीं किया गया है? इसमें कौन कौन से लोग होंगे? इसमें देखो, अपराध, भ्रष्ट या अवैधानिक आचरण और गैर निवास के आधार पे है। किसी को अपन क्या है वो नहीं कर सकते, वोटिंग राइट नहीं दिया जा सकता। वैसे तो काट ही सकते हैं। दिवालियापन के आधार पे तो वोटिंग राइट को नहीं छीना जा सकता। दिवालिया तो कोई हो सकता भाई। यहाँ पे ये भी कट हो गया यहाँ पे। तो इसके अंदर क्या है कि अपराध, भ्रष्ट या अवैधानिक आचरण और गैर निवासिता के आधार पे किसी व्यक्ति को वोटिंग राइट है उससे वंचित किया जा सकता है। आगे अपन क्वेश्चन देखते हैं। आगे अपना क्वेश्चन आता है, गोपनीयता के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के संबंध में कौन से बयान सही नहीं है? गोपनीयता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी बहुत बड़ी चीज हो गई है आजकल। तो मतलब छोटे छोटे बच्चे वो भी कहते हैं कि यार मेरे को प्राइवेसी चाहिए। और राइट टू प्राइवेसी है वो पुट्टा स्वामी केस। कौन सा केस? पुट्टा स्वामी बनाम वर्सेस भारत संघ। पुट्टा स्वामी वर्सेस भारत संघ 2017 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। और क्या फैसला दिया था? पुट्टा स्वामी वर्सेस भारत संघ 2017 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली कि राइट टू प्राइवेसी है वो संविधान के आर्टिकल 21 का पार्ट है, जीवन के अधिकार का पार्ट है। आर्टिकल 21 सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, उसका पार्ट माना था उन्होंने पुट्टा स्वामी केस के अंदर। 10 जजों की एक बेंच थी, उसने ये डिसीजन दिया था और उसके तहत ये दिया था। गोपनीयता का अधिकार अनुच्छेद 21 के एक आंतरिक भाग के रूप में घोषित किया गया जो कि जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा करता है। सुप्रीम कोर्ट के 10 न्यायाधीश पीठ ने यह ऐतिहासिक फैसला दिया था, ठीक है। यह निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश JS खेर की अध्यक्षता में खंडपीठ ने दिया था, ठीक है। सरकार ने तर्क दिया कि संवैधानिक नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। इसमें क्या आ जाएगा? ABC कहीं दे रखा है क्या होगा भाई? ABC कहीं 1 3 4 कहीं ऑप्शन दे रखा है कि इसने 3 4 सरकार ने संविधान व्यक्तिगत गोपनीयता दी थी 1 3 4 ए होगा। ये सरकार ने यह तर्क दिया था कि संविधान व्यक्तिगत गोपनीयता को एक असहनीय मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी नहीं देता है, पहले उसने तर्क दिया था। और इसमें सुप्रीम कोर्ट में 10 न्यायाधीश नहीं थे, 9 न्यायाधीशों की थी। 9 न्यायाधीश थे। तो इसमें क्या आ जाएगा? ACD आ जाएगा, एक आ जाएगा ACD ए आ जाएगा, इसमें ए आ जाएगा। ये पुट्टा स्वामी केस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। पुट्टा स्वामी केस के बारे में पूछा जा सकता है। 2018 पेपर था तो वहां उसी समय डिसीजन आया था, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलान कीजिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल का उल्लेख कौन से आर्टिकल में किया गया है? कौन कौन शामिल होते हैं? कौन कौन उसमें भाग लेते हैं? उसमें भाग कौन लेते हैं? राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा है उनके निर्वाचित सदस्य और संसद के निर्वाचित सदस्य उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, ये मंडल में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु योग्यताओं का उल्लेख कौन से आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल 56 में किया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का उल्लेख है वो कौन से में किया गया है? आर्टिकल 58 में किया गया। राष्ट्रपति महाभियोग का आधार क्या होगा? उसका आर्टिकल 61 में प्रयोग किया गया है। आर्टिकल 61 में प्रयोग किया गया है कि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है, उसके खिलाफ जाकर कोई काम करता है तो उसको क्या कर दिया जाता है? राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाता है महाभियोग के माध्यम से। यह चिन्हित कीजिए कि राज्यसभा के गठन के बारे में निम्नलिखित में से कौन कौन से वाक्य सही हैं। नीचे दिए कि कूट को सही उत्तर चयन करा। राज्यसभा की सदस्य संख्या 250 से अधिक नहीं होनी चाहिए। कौन सा वाक्य सही है? ठीक है, यह स्टेटमेंट सही है। 12 मनोनीत सदस्य विज्ञान, कला, समाज सेवा और खेल क्षेत्र में होने चाहिए। खेल क्षेत्र नहीं है, ये खेल क्षेत्र नहीं होगा। खेल क्षेत्र की जगह क्या होगा? समाज सेवा ही होगा। इसको कट कर दो। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों सदस्यों निर्वाचन की प्रक्रिया एक जैसी है? एक जैसी नहीं है। राज्यों की प्रक्रिया तो एक जैसी है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर निर्वाचन की प्रक्रिया है उसका संविधान में उल्लेख किया गया है, उसका निर्धारण संसद करेगी। संसद जिस प्रकार से निर्धारण करेगी उस आधार पर उनका निर्वाचन होगा। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों, ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत, ये हो जाएगा गलत। इसमें ओनली 1 सही हो जाएगा, ओनली ए सही हो जाएगा, ए होगा।
ओनली ए सही हो जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कैबिनेट गोपनीयता का अवधारणा को लागू किया गया है? इस तरह के क्वेश्चन यदि आपने डीप से नहीं पढ़े हैं तो ये क्वेश्चन सोल्व होंगे नहीं आपसे। क्या उल्लेख किया गया इसमें? कौन से आर्टिकल में उल्लेख किया गया? आर्टिकल 78। आर्टिकल 78 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है वो क्या करते हैं? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा क्या ली जाती है? गोपनीयता, पद की गोपनीयता की शपथ ली जाती है। तो आर्टिकल इसमें क्या आ जाएगा? 78A आ जाएगा इसमें। ये अपन ने पॉलिटी के क्वेश्चन देखे हैं। इसी तरीके के अपन ज्योग्राफी, राजस्थान की ज्योग्राफी है उसके क्वेश्चन देखेंगे, हिस्ट्री के क्वेश्चन देखेंगे, मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे, अलग अलग क्वेश्चन देखेंगे। तो अपन रोज अपनी 7 बजे क्लास होगी, इस क्लास के अंदर अपन अलग अलग सब्जेक्टों के अलग अलग क्वेश्चन देखेंगे। और स्पेशली आप इस चीज़ का ध्यान रखना, इस चीज़ को ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना आपको, कि जो अपना परख एग्जाम हो रही है, इस परख में अपनी योग्यता है, अपनी जो तैयारी है उसको परखने का मौका है। 14 अप्रैल को एग्जाम होगा, 10 अप्रैल इसकी फॉर्म की लास्ट डेट है, तो ये आपको करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। ठीक है।